अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शराजी। आज के शो में नाज़रीन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे नज़र डालेंगे और उसके साथ साथ कुछ अदालतों में जो मामलात हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। और नाज़रीन, आज ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने एक और मसरूफ़ दिन गुजारा है और अपने सीनियर क़यादत के साथ बैठे हैं और इत्तेहादियों के साथ भी मिले हैं। और बताया ये जा रहा है कि जो 17 तारीख को लाहौर में वो जलसे से ख़िताब करने जा रहे हैं, उसमें वो दो असम्बलियाँ गो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील करने की तारीख़ का ऐलान करेंगे। और कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि गोया कि 23 दिसंबर की तारीख़ तय हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी हैरानकुन बात है कि दूसरी जानिब डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब के साथ उनकी 5 मुलाकातें हुई और आज उनकी 2 और अहम वफाकी वज़रा गोया कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ और अयाज सादिक साहब के साथ तफसीली मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के बाद वो लाहौर रवाना हो गए और कहा यह जा रहा है कि लाहौर में भी वो परवेज़ इलाही साहब से और फिर इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या सिर्फ इमरान खान साहब इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ हुकूमत वक्त से चाह रहे हैं? और दूसरी जानिब काफ लीग के जिसकी क़यादत ये कह चुकी है कि पंजाब की हुकूमत इमरान खान साहब की अमानत है, जब वो कहेंगे तो गोया कि आधे मिनट में परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ देंगे। लेकिन क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि कभी इमरान खान साहब तो कभी उनके दीगर कायदीन मुसलसल उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और शायद उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हम देखते हैं नाज़रीन कि हुकूमत वक्त गोया कि वफाकी हुकूमत उनके लिए भी कुछ सूरत हाल मुश्किल, माशी मैदान में तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और उनके साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब कल भी कह रहे थे कि जब तक IMF प्रोग्राम वापस नहीं आता पाकिस्तान के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट करने के बादल हैं वो मंडलाते रहेंगे। और दूसरी जानिब रेकोटेक का मामला जिसको हुकूमत वक्त ने अगरचे हल तो कर लिया है और उस हवाले से कानून साजी भी हो गई है, लेकिन दो अहम बड़े इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब और BNP मैंगल के अख्तर मैंगल सब बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और मैंगल साहब ने तो फरमा दिया है कि उनकी जो जमात है उनको 15 तारीख को 15 दिसंबर को एक इजलास होने जा रहा है और उसमें एक ऑप्शन गोया कि हुकूमत से अलग होने के ऑप्शन के ऊपर भी गौर किया जा सकता है। नाज़रीन, और आज एक और अहम ख़बर हमारे सामने आई और वो ये थी नैब की जानिब से जिन्होंने अपने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को एक ख़त के ज़रिए आगाह किया है कि मरियम नवाज़ साहबा और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ जो एवन फील्ड रेफरेंस में हाई कोर्ट का जो बरीयत का फ़ैसला आया है, तो गोया कि अब नैब उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में किसी किस्म की कोई अपील नहीं करेगा। तो क्या हम कहें कि ये केसेस जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनकी खालिसन नोयत सियासी है, अब ये सियासी केसेस ख़त्म होने का मौसम शुरू हो गया है। अब मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू इस शो में राना अफजल साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र हैं बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ मौजूद हैं इमरान शफीक साहब, आप साबिक़ स्पेशल प्रोसिक्यूशन नैब रहे हैं और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है हसान खावर साहब ने, आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। कुछ ख़बरें ये सुनने को मिल रही हैं कि शायद जो इस वक्त केसेस हैं खान साहब के ख़िलाफ़, वो चाह रहे हैं कि शायद इन केसेस को भी अब ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ इलेक्शन का डेट देने का मामला नहीं है। क्या कहेंगे सर? नहीं, इफ्तिखार साहब, देखें, बात यह है कि अगर आप इमरान खान की और हमारी पार्टी की सियासत देखें तो हम तो NRO के पहले दिन से खिलाफ हैं। NRO 2 जो दिया जा रहा है उसके खिलाफ हैं। तो आपके ख्याल में कि अब हम NRO 2 पे नेगोशिएट करेंगे कि हमारे केसेस ख़त्म कर दें? हमारे खिलाफ तो केस क्या है? देखें, ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कभी फॉरेन फंडिंग के नाम से कहानी शुरू करते हैं, बाकी पार्टियों के अकाउंट सामने नहीं करते, कभी तोशा खाने की बात करते हैं जो खान साहब की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, तो पीछे केस तो कोई है नहीं है। तो ये तो हम अदालतों के अंदर जो है ना इंसाफ के लिए रुजू कर भी रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन हमारा जो मकसद है इस वक्त वो ज़रा इससे बड़ा है। हम उन पार्टियों के फ़लसफ़े से मुत्तफ़िक नहीं है जिनके लीडर जो है अपनी जान बचाने के लिए मुल्क और कौम की सियासत का सौदा करते हैं। हम लोग इस वक्त नेशनल इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। खान साहब ने भी आज ये बात वाज़ेह की है
कि जब हम दोनों असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तहलील कर देंगे और नेशनल असम्बली से भी एक दफ़ा दोबारा, वैसे तो हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन जब उसको वहाँ जाकर हम उस पर तस्दीक करेंगे तो 70% मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे और बेहतर यह है कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त पे इलेक्शन हो जाए। नहीं करवाना चाहें उनकी ज़िद की खातिर, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी कोशिश ये है और यही हमारा पर्पज़ है। सो कोई भी किसी से भी कोई बात होगी, कोई गुफ्तगू होगी, कोई डायलॉग होगा, वो इलेक्शन के अराउंड होगा। इलेक्शन के अलावा इस वक्त और कोई मुतालबा नहीं है कि उसकी वजह ये है कि मुल्क का जो इस वक्त बहरान है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से हल होगा। और 3 बहरान है मुल्क में। मौशी बहरान है आपका, आपके मुल्क में ये जो NRO 2 की वजह से आप बड़े बड़े केसेस माफ़ करवा रहे हैं, एक बहरान ये है। और तीसरा जो हमारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जिस तरह वो हो रही हैं और जिस तरह अब्यूज़ हो रहा है प्रोसेस ऑफ लॉ को, ये 3 चीज़ें हैं जिनका और कोई हल नहीं है जब तक कि एक अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत ना आए और बैठ के फैसले ना करे। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की तरफ हमारी ख्वाहिश है। मैं क्विकली ज़रा, क्योंकि नईम अशरफ साहब से हमारा रब्ता बहाल हो गया, उनसे मैं थोड़ा सा आपको चाह रहा हूँ कि अगर उनके पास कोई ख़बर है तो शेयर करें। इनफैक्ट नईम अशरफ, हसन खावर साहब तो ये फरमा रहे सदर की जो मुलाकातें हैं किसी किस्म का, क्योंकि NRO के ख़िलाफ़ हैं खान साहब तो कैसे लेंगे NRO इस हुकूमत वक्त से, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट लगता है कि आप इस हवाले से कुछ खबर रखते हैं कि जो मुलाकातें सदर साहब के साथ हो रही हैं, इसमें सिर्फ इलेक्शन की डेट की हद तक मामला नहीं है, कुछ और मामला भी हैं जो डिस्कस डिबेट हो रहे हैं। जी शराजी साहब, जो पीछे 2 मुलाकातें हुई थी इसाक डार साहब से सदर साहब की, उसमें तो मामला जो थे वो खासतौर पे जो दूसरी मुलाकात थी वो तो केसेस के हवाले से ही थी। और हुआ ये था कि जब पहली मुलाकात में उन्होंने क्लियर कट आकर कहा डार साहब ने कि इलेक्शन अभी फौरी नहीं होने, और उसकी वजह उन्होंने बताई कि इकॉनमी के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते, 1 महीने और चंद रोज के रिजर्व्स हैं। फिर ये भी बताया कि अब दहशतगर्दी भी दोबारा ये सर उठा रही है तो उसके खिलाफ ऑपरेशन भी हो सकता है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो अभी इंटरम में जाएंगे तो हमें किसी दोस्त मुल्क ने भी और जो वेस्ट है उन्होंने भी हाथ खींच लेना है, जो इस वक्त थोड़ा सा हमारी मदद के लिए माने हुए हैं। जब ये उन्हें नजर आया सदर साहब को कि ये तो बिल्कुल कोरा जवाब दे रहे हैं, तो फिर जब वो निकल गए तो उन्हें पीछे से कुछ सवाल भेजे गए डार साहब को सदर साहब की जानिब से, और वो सवाल जो थे वो खान साहब के केसेस के मुताबिक थे। और उसका फिर जवाब लेकर वो जवाब देने आए थे डार साहब, और उन्होंने कहा कि केसेस हमने ये पुराने हैं ज्यादातर, तो हम तो इतने नहीं बना रहे, आगे भी हम इस पे बातचीत कर सकते हैं कि इसको कैसे बेहतर करना है। लेकिन उन्होंने उस पे ये यानी उनका ख्याल ये था कि जो केसेस अभी चल रहे हैं अभी यानी खान साहब को थोड़ा सा वो गवर्नमेंट के ख्याल में वो लेवल पर लाने के लिए उन्होंने अभी केसेस ऐसे ही चलेंगे और मजीद सख्ती भी हो सकती है। इससे एक बात ये समझ आती है कि जो जब इलेक्शन की बात हो रही और इलेक्शन के ही पहले मुलाकात में हुई, लेकिन दूसरी जानिब जब दूसरी मुलाकात में केसेस का पूछा गया तो वो एटलीस्ट ये समझ आती है कि वो कम से कम ये जरूर चाहते हैं कि अगर आपने अगर नहीं मानी इलेक्शन की बात तो केसेस तो ये जो है इस पर बात की जा सकती है और जो सख्तियां हैं इसको कम किया जा सकता है। उसकी एक मिसाल ये भी है कि खान साहब जो हैं वो इस वक्त मजीद एस्टैब्लिशमेंट से भी वो बिगाड़ना नहीं चाहते और काफी वो कोशिश कर रहे हैं कि मामला उनके दुरुस्त हो जाएं दोबारा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात थैंक यू नईम अशरफ भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब क्या कहेंगे? आज कि वजीर कानून साहब की मुलाकात भी लगता है किसी कॉन्टेक्स्ट में हुई है, तो कोई कंसेशन देने जा रहे हैं मुकदमात की हद तक खान साहब को? देखिए ये अंदर की खबर तो आपको पास आ गई अब जो मैं तो आपको ऑफिशियल खबर ही दे सकता हूँ। सही, तो ऑफिशियल खबर तो ये है कि इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बात की गई कि हुकूमत जो है वो सीरियसली एनर्जी कंजर्वेशन की ड्राइव लॉन्च करना चाहती है, और उसके अंदर जो सूबे हैं जिसमें पंजाब KPK है, वजीर कानून का उससे क्या ताल्लुक है राना साहब? ये मैं आपको ऑफिशियल खबर अच्छा, दे रहा हूं। अच्छा, पब्लिक कंजम्पशन के लिए खबर तो है। वो नहीं, लेकिन ये था, ये टॉपिक भी था कि वो जो है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सूबों का ताउन चाहिए। उसके साथ साथ देखें ये तो हमने क्लैरिटी से पहले ही कन्वे कर दिया कि इलेक्शन जो हैं उसकी डेट अगस्त 2023 है, और उससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे, चाहे ये असेंबलियां तोड़ें या उसको जोड़ें, जो भी करें। वो इलेक्शन जो नेशनल इलेक्शंस हैं वो अगस्त में होंगे। ये अगर तोड़ देते हैं कामयाबी से असेंबली, वो भी उसके अंदर भी मराहिल हैं,
लेकिन अगर समझें कि तोड़ देते हैं तो हम वेलकम करेंगे इलेक्शंस को पंजाब में और केपीके के अंदर, और हमें ये सूट करता है कि वफाक में हमारी हुकूमत हो और न्यूट्रल हुकूमत जो है वो सूबों में हो जिसके तहत इलेक्शंस हो। वो कहते हैं 70% पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो बाकी कैसे सर, बाकी असम्बलियाँ कैसे बाकी रह सकते हैं? तो फिर उनको भी तो तोड़ना पड़ेगा लगता है। नहीं तोड़ना पड़ेगा, कोई ऐसा कोई आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको सारा जनरल इलेक्शन कराने पड़ेंगे अगर सूबाई हुकूमतें डिसॉल्व हो जाए, कोई कहीं ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लोग निकल जाएंगे, 123 है पीटीआई के अरकान, तो वो भी तो चले जाएंगे, तो पार्लियामान भी तो लगता है कि अधूरी हो जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे मेरे ख्याल से, कोई इतना वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब आएगा इकट्ठे होकर सब पेश होंगे स्पीकर के सामने और हम इस्तीफे दे देंगे। चले वो जब मराहल आएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन नेशनल जनरल इलेक्शंस नहीं होने लगे। ये क्लैरिटी है हमारी गवर्नमेंट को, इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी है, पार्टीज पीडीएम में भी क्लैरिटी है कि जनरल इलेक्शन नहीं होने लगे। ये अगर इन्होंने सूबे में इलेक्शन कराना है तो फी सबीलिल्लाह बिस्मिल्लाह करें। इरमान शफीक साहब, आपको क्या लगता है इनफैक्ट जो खान साहब का अर्जेंसी है कि इलेक्शन बड़ी जल्दी हो जाएं, वो केसेस की संगीनी है, वो तोशा खाना का हो, ममनुआ फंडिंग हो, या फिर अपटेरियन वाइट का भी एक केस है जो उनके मुतालिक चल रहा है हाई कोर्ट में, तो ये चीज़ है जो उनको डिस्टर्ब कर रही है कि अगर और डिले होगा तो शायद वो कहीं पूरी इस रेस से बाहर ना चले जाएं। क्या लगता है आपको, कितने सीरियस हैं ये केसेस? देखें, जो चीज़ नज़र आ रही है इतने अरसे से, वो तो यही नज़र आ रही है कि खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त मैं मकबूलियत की अरूज पर हूँ और जितना टाइम इस गवर्नमेंट को मिलेगा इलेक्शन में जाने का उतना ही ज़्यादा मुझे नुकसान होगा, मेरी पॉपुलैरिटी जो है वो कम होगी और इस हुकूमत को दोबारा से गेन करने का मोमेंटम जो है वो मौका मिल जाएगा और उसके बाद जो है ये होगा। ये तो एक पॉलिटिकल इसका एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल एनालिसिस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से तबसरा भी कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की, मेरे भाई ने फरमाया जनरल इलेक्शन, आईने पाकिस्तान की रूह से वैसे आर्टिकल 112 और 224 जो हैं वो इस बात पर क्लियर हैं कि अगर किसी असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाए तो वो उस असम्बली और उस सूबे की हद तक वो जनरल इलेक्शन ही होगा। यानी वो पूरे पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन ना भी हो, लेकिन उसको आम इंतखाबात तस्वर किया जाएगा, वो आम इंतखाब ही होगा और जो असम्बली भी उसके नतीजे में मौजूद में आएगी उसकी मुद्दत 5 साल होगी। यानी असम्बली पाकिस्तान में इलेक्शन के दो ही तरीके हैं, एक है बाई इलेक्शंस और एक है जो जनरल इलेक्शंस है। तो उस असम्बली के जो बाई इलेक्शन तो होते हैं किसी सीट के वैकेंट होने की बुनियाद पर, ये कुछ सीटें वैकेंट नहीं हो रही। जब असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर ले या उससे पहले किसी तौर पर भी डिसॉल्व हो जाए जो आईनी तरीक़ाकार है, तो उसके बाद उस जगह पर जनरल इलेक्शन ही हुआ करता है। अब अगर जनरल इलेक्शन होता है तो सिनेरियो क्या होगा? जनरल इलेक्शन होगा तो पंजाब में इस पूरे अरसे में 3 माह के लिए जो ही असेंबली डिसॉल्व होगी एक निगरान सेटअप आ जाएगा और उसकी रोशनी में 3 माह के अंदर अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। उस इलेक्शन के नतीजे में वहाँ जो भी पॉपुलर होगा उसकी गवर्नमेंट अवाम लेना चाहेगी वो ले लेगी। इमरान साहब का ख्याल ये होगा कि केपी में और पंजाब में जब हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी तो जो अगला कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे उसमें यकीनन सूबे की सतह पर उनकी अपनी परमानेंट हुकूमत होगी और मरकज़ में केयर टेकर सेटअप होगा। तो वो एक तरफ जिसको मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं पॉलिटिकल अपना कौमी इंतखाबात के लिए भी, और जब सूबाई हुकूमतें दोनों बड़े सूबों में उनकी अपनी होंगी तो वो उसका यकीनन साहब ये लम्हा फिक्रिया आपके लिए सोचे हैं कि ये तो एडवांटेज ले जाएंगे खान साहब। हुकूमत हम बनाएंगे, दोनों सूबों में हुकूमत हम बनाएंगे और ये तो उनका ख्याल है ना। लेकिन यहाँ एक बात तय होगी कि जनरल इलेक्शन तो उनकी ख्वाहिश पूरी होगी कि ये जनरल इलेक्शन ही है, तो ये ख्वाहिश उनकी पूरी होगी कि पंजाब में और केपीके में जनरल इलेक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से देखें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनकी खाम ख्याली है कि वो हुकूमत जो है वो दोनों सूबों में बना सकेंगे, ये ऐसे नहीं होगा। और दूसरा सवाल जो आपका हिस्सा था वो ये था कि ये केसेस देखें खान साहब पर जो केसेस हैं वो मैं ये समझता हूँ कि संगीन नोयत के केसेस हैं। फॉरेन फंडिंग केस जो है, अच्छा ये मुझे इस बात से थोड़ा सा अफसोस होता है, ये हमारा तारीखी पस मंज़र है जब हम सवाल करते हैं ना कि इमरान खान साहब सदर के पास या इसहाक डार साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें वो केसी के डील करने गए हैं। ये हैरत की बात है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, इसलिए हमारा निज़ाम इंसाफ इतना कमज़ोर है। भाई वो केसेस तो सारे या इलेक्शन कमीशन के पास हैं जो कि इंडिपेंडेंट कानूनी तो दस्तूरी तौर पर एक इदारा है, या वो अदालतों में हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं या सुप्रीम कोर्ट में हैं, तौहीन अदालतों के मुकदमात हैं। अब ये केसेस डिसाइड अदालतों ने करने हैं।
वो सदर के पास इसहाक डार मीटिंग के जरिए उन केसों में हाथ होला रखने की कौन सी बात करना इमरान चाहते हैं? शफीक साहब, इन अदालतों की तारीख आपके सामने भी है। इस मुल्क में एक स्टे के ऊपर हुकूमतें चलती रही हैं। इसको कई के केसेस हैं जो कई साल तक लगे नहीं, कई के ऐसे कि रात 10 बजे तक समातें होती रही हैं। लेकिन ऐसा ना करें ना। अब क्यों कंटेम्प्ट लगवाना चाह रहे हैं? नहीं, कंटेम्प्ट की बात नहीं है ये, लेकिन एक इशू ये इसमें बहरहाल है कि वो केसेस चाहे फॉरेन फंडिंग का केस हो, देखिए उस जजमेंट को पढ़ के लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट है। अच्छा, इसी तरह तोशा खाना का केस हो, तोशा खाना की तो अब इमरान साहब के पास एक ही वजाहत है कि मेरी घड़ी थी, मैंने भेज दी, ठीक है। और जो लेम एक्सक्यूज है, यानी आपकी ये घड़ी तो तब बनी, पहले ये रियासत पाकिस्तान की घड़ी थी, ये तोहफा था। सवाल ये है ही नहीं है कि ये घड़ी आपकी है या नहीं है, सवाल ये है कि ये आपने घड़ी क्या उसकी कीमत ठीक लगवाई थी, जो कीमत बनती थी उसके मुताबिक कीमत दी, और आपने उसको बेचने के बाद क्या उसको जाहिर किया उसकी मालियत को कानूनी तौर पर, और क्या नहीं किया, उसको छुपाने की कितनी कोशिश की, और जो आपने घड़ी की मालियत अदा की उसके पैसे आपने क्या डिक्लेयर किए थे, उसकी सोर्स क्या थी, ये सारे सवालात हैं। हसन साहब, आप ही की तरफ आएंगे सर। ये जो आज मोनस इलाही से मुलाकात, फिर उसके बाद हमने देखा कि असद कैसर साहब परवेज इलाही साहब से मिले हैं, और ख़बरें तो ये आ रही हैं कि अभी कहा जा रहा है कि मुनासिब वक्त नहीं है, अभी रहने दें, असम्बली तहलील न करें। तो एक तरफ तो काफ लीग की क़यादत ये कह चुकी है कि आपकी अमानत है, बट जो आप अंगेज कर रहे हैं बार बार, उन्हें लगता तो ये है कि आप सेम पेज पे नहीं है, मुश्किल पेश आ रही है पंजाब के हवाले से। तो 17 को जो अब जलसा करने जा रहे हैं खान साहब, क्या वाकई तारीख तय हो गई है और काफ लीग मान गई है, या अभी मामलात अटके हुए हैं कहीं पे? देखिए शाही साहब, काफ लीग ने तो पहले दिन से ये बात क्लियर की है, और उन्होंने बात वाज़ेह की है कि वो हमारे साथ हैं भी और हमारे साथ आगे चलना भी चाहते हैं। और उन्होंने बारहा अपनी ओपिनियन भी दी है, पब्लिकली भी दी है, कि उनके ख्याल में शायद हुकूमत और चल भी सकती थी, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि ये खान साहब का फैसला है, और बारहा ये बात वाज़ेह की है ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं एक बात आपको ज़रा वाज़ेह कर दूँ। देखें, बात ये है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इलेक्शन होंगे, राणा साहब का ख्याल है, लेकिन चलें, जो भी जीतेगा इलेक्शन वो हुकूमत बनाएगा। हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हम जीतेंगे और दोबारा हुकूमत में इंशाल्लाह आएंगे। और जो ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट है उनका भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी के ऊपर है। हमारे लिए ऑन ग्राउंड क्या फर्क पड़ेगा, आप मुझे बताएं। हम तो आज भी हुकूमत में है, चलें, वो तो वक्त बताएगा ना। बात तो ये है कि हम तो आज भी हुकूमत में है ना, आज भी हुकूमत में, इलेक्शन जीत के आएंगे तो फिर हुकूमत में होंगे। मैंने तो आपको पहले वाज़ेह किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है, मसला तो ये है कि हमें नेशनल, जनरल इलेक्शन तो ये है, नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़ना है, क्योंकि इस तरह चलेगा नहीं। अच्छा, अब इशू क्या है? इशू राणा साहब की जमात का ये है कि देखें, हुकूमत करने का इस वक्त उनको भी मुसीबत पड़ी हुई है, क्योंकि चीज़ें तो काबू से बाहर हो रही हैं। हर रोज़ आपने देख लिया इकोनॉमी के हालात क्या हैं, डॉलर के हालात क्या हैं, इंपोर्ट्स बंद हैं, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही है, रेमिटेंस गिर रही हैं, बुरा हाल है। इनको क्या शौक है? एक तो शौक ये सारा है, आप उनको अप्रिशिएट करें कि इतने मुश्किल हालात में भी हुकूमत नहीं छोड़ना चाह रहे, वो कहते हैं हम ही करेंगे, हम ठीक करेंगे। आप तो अप्रिशिएट करें कि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं वो लोग। जी जी जी, बिल्कुल दुरुस्त का, ठीक करेंगे, पर ठीक क्या करेंगे? अपने खानदान के केसेस और अपने खानदान का रिकॉर्ड ठीक करेंगे, केसेस बंद करवाएंगे, माफिया लेंगे, ड्राई क्लीनिंग करवाएंगे, वाइट वॉश कराएंगे। सबसे अहम चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इस वक्त जो है इक़्तिदार की जो मसनद है वो शेर की सवारी बन गई है। जो हालात हैं, जो लोगों का मूड देखा है, जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर टर्न आउट्स देखे हैं, जो लोगों की राय देखी है, ये पता है ना कि अगर इलेक्शन में जाएंगे तो बुरी तरह हारेंगे, तो फिर क्या सियासी मुस्तकबिल होगा। इसलिए क्या हसन खवार साहब, आप तो हुकूमत वक्त भी कह रही है कि जो आपने आईनी बहरान बर्पा करना कर दें। हम तो सवाल ये कर रहे हैं कि आप तारीख पे तारीख क्यों दे रहे हैं? खान साहब ने 26 नवंबर को ऐलान किया, आज हम 14-15 दिसंबर पे बैठे हैं सर, अभी तक वो अनाउंसमेंट हो नहीं रही कि वो कौन सा दिन है जिस दिन असेंबली तहलील हो रही है। सवाल तो ये है कि क्यों तारीख आगे बढ़ रही है? अनाउंसमेंट, जी जी जी, अनाउंसमेंट हो जाएगी। चीज मुशावरत से, सियासी समझ बूझ से आगे बढ़नी है ना। थोड़ा सा इनको इंतजार भी करवाने देना, ये इंतजार करके ही थक जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, ये डेट आने वाली है, डेट आने वाली है, इनको जरा रोज ये होने दें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर पंजाब और केपी के इलेक्शन हो जाते हैं, इनकी जो 2023 के जिस इंतजार में बैठे हैं ना, एक तो वैसे ही पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है, जो गड़ा खोद रहे हैं वो गहरा होता जा रहा है, ऊपर से
फिर ये बाजी जो है ना अक्टूबर से पहले ही ये हार जाएंगे। ये इनको पता है, ये इनको पता है। अभी तो ये भी इस चक्कर में है कि चले देखते हैं क्या करेंगे, लेकिन ये अंडर प्रेशर है क्योंकि इनको किसी तौर पे ये सूट नहीं करता और ये समझना नहीं चाह रहे इस बात को कि ये अगर टाइम बाय करते रहेंगे तो तब भी अपना सियासी नुकसान है और मुल्क का नुकसान भी करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई ऐसी चीज हो जाएगी पीस ऑफ एडवाइस दे दिया। तो मेरा ख्याल में इनसे हम सब जवाब ही ले लें। राना साहब वो कह रहे हैं कि बड़ा मुनासिब वक्त है, बच जाएं, और अगर आपकी नीयत सिर्फ ये है कि आपने अपने केसेस को मैनेज करना है तो और बात है। पॉलिटिकल बाकी जो इकोनॉमी की मैनेजमेंट है वो कहते हैं आपके पास। देखिए ना कितनी ये मजाका खेज बात है। अब डेली मेल का जो केस था उस पर 2-2.5 साल पता नहीं उससे भी ज़्यादा प्रोपोगेंडा किया, पता नहीं कितने 100 टॉक शो किए, असेंबलियों में तकरीरें की, लॉन्ग मार्च में तकरीर की, झूठा प्रोपोगेंडा था। वहाँ वो NRO के अंदर क्या वो UK के जज भी मिले हुए हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। इसी तरह जो उनकी वो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने भी क्लीन चिट दे दी हाउस ऑफ शरीफ को, क्या वो भी NRO के अंदर मिले हुए हैं। इसी तरह हीरोइन का केस जो ख़त्म हुआ राना सनाउल्लाह का, ये भी NRO है। यानी कि ये फेक केसेस इन्होंने 4 साल, मैं कहता हूँ एक फाशिस्ट हुकूमत की शक्ल थी, अब वो बोगस केसेस का बोगस इख्तिताम हो रहा है तो इनको तड़प है कि और केसेस अब इनके खिलाफ बढ़ रहे हैं। NRO तो ये खुद ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे भी जो हेलीकॉप्टर की इन्होंने बिल जो पास की, जो लेजिस्लेशन की KPK की असेंबली से 2008 से ये टैक्स पेयर मनी पे उसको टैक्सी की तरह हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर रहे थे। वो वहाँ गिल्टी थे, पता था कि पकड़े जाएंगे, उन्होंने बिल पास कर दिया। तो NRO तो ये खुद पास कर रहे हैं। अब मसला इनके लिए ये है कि जो केसेस जिस तरह की नौयत के बन चुके हैं, ख़तरा इनको ये है कि अगर ये थोड़ी सी भी हुकूमत चली तो इन्होंने तो नाअहल हो जाना है। नाअहली का जिक्र और खौफ का वो जो डर है इनको, ये रोज़ बयान करते हैं इमरान खान, इन्होंने मुझे नाअहल कर देना है, इन्होंने मुझे नाअहल कर देना है। वो क्यों इनको खौफ डर है? क्योंकि उनको पता है इमरान खान साहब को कि जो उन्होंने हरकत की हैं वो सामने उनके आ गई हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा देखें पॉपुलैरिटी की ये बार बार बात करते हैं, बहुत कुछ हुआ। अब ज़िमनी इलेक्शन जो है वो गुजरे, उसको बड़ा टाइम हो गया, लेकिन आपने क्या देखा अभी कश्मीर में 29% इन्होंने सीटें ली, 71% जो है वो बाकी जमातों ने सीटें ली। उसके अलावा उसको भी छोड़ दें, जो इन्होंने पॉपुलैरिटी जो कहते हैं पंजाब में 15 सीटें ली इन्होंने, टोटल 6-7% का फ़र्क था। और ठीक है हमने महंगाई की, और इसलिए की महंगाई क्योंकि अगर ना करते, अगर ना हम बिजली महंगी करते, अगर ना हम पेट्रोल महंगा करते तो दिवालिया हो जाना था मुल्क। तो दिवालिये की तरफ कौन लेके जा रहा था? जो जिसकी इनको फिक्र है आज इकॉनमी की, बहुत फिक्रमंद है कि मईशत जो है वो गिर रही है, उसके जिम्मेदार तो ये हैं। और ये सारे इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को मानते हैं कि जो IMF का 6th रिव्यू जब इन्होंने सैबोटाज किया, जितनी बेदर्दी के साथ इन्होंने फरवरी के अंदर ही पाकिस्तान को डीरेल करने की जो मुहिम चला दी थी, उसी को तो हम साफ कर रहे हैं, उसी को तो हम भुगत रहे हैं, उसी को तो हम ठीक कर रहे हैं। तो अगर इकोनॉमी के मसाइल का हल PTI ने देना है तो ये तो मेरे ख्याल से अवाम इस झूठ को और इस प्रोपेगेंडे को नहीं मानेगी। असल मसला इनके केसेस हैं, इनका खौफ है ना अहली का, और ये जल्दी है कि ये चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन पहले हो जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हो जाए इलेक्शन, इनका ये जो ख्याल है कि पंजाब में इनकी हुकूमत बनाएगी, ना इनके पीछे वो जीपों के निशान देने वाले हैं जो हमारे 35 लोगों को जीपों का निशान दे दिया, ना उस तरह के व्हाट्सएप के ऊपर अब वो बन रहे हैं क्या कहते हैं JITs बन रही हैं, ना हमारी लीडरशिपों को जो है वो जेल में नैब इस्तेमाल करके, नैब को हमने उसके अंदर से जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट था वो निकाल दिया। जो हमने कहा था कि हम निकालेंगे, हमने वो पूरा किया कि इसको ना हम एज अ आला इस्तेमाल करें सियासी इंतकाम का, ना कोई और करे, अगर जिसकी भी हुकूमत आती है वो भी ना करे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सपोर्ट इनके पास पहले थी, जो प्लानिंग थी, जो धक्का था, जो था कि इनको हमने ला के बिठाना है इक़्तिदार में, वो नहीं है। तो अब इनको यही खौफ है, और इंशाल्लाह ताला हो जाए इलेक्शन डिसॉल्व हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन इमरान साहब क्या लगता है इनफैक्ट वाकई इन तमाम केसेस की नौयत पॉलिटिकल नेचर की थी, या आपको लगता है कि जब कोई हुकूमत में आ जाता है तो उसके लिए बड़ा आसान होता है चीज़ों को फिर एक तरह से डंप कर देना या यूँ इसी तरह ख़त्म कर देना? इसकी भी एक बहरहाल तारीख तो रही है, वो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ केसेस हों, या उसके बाद खान साहब, जब आपको याद है PTV हमला केस, बाकी अचानक बरियत हो रही है क्योंकि लोग इक़्तिदार में हैं। देखिए शराजी साहब, इसमें जो बुनियादी तौर पर चीज़ है वो तो ये है कि हमारे यहाँ केसेस तो बहरहाल पॉलिटिक्स की बुनियाद पर ही बनते हैं, है ना, और पॉलिटिकल केसेस का अंजाम भी फिर पॉलिटिकल हुआ करता है। और पॉलिटिकल केसेस जिस अंदाज में बनाए गए हैं, आप ज़रा इसी से जज कर लें कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे
तो उनके खिलाफ जो 4-5 बड़े केस बनते थे वो नहीं बन सके। ठीक है, अच्छा ये जो टेरियान खान वाला केस जो आप बात कर रहे थे, ये केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2018 में भी मौजूद था, 2017 में भी मौजूद था, और बाद में जिस बंदे ने ये केस किया था उसने जाके 3 साल बाद वो केस पेंडिंग रहा और उसके बाद जाके उसने विड्रॉ कर लिया। ममनुआ फंडिंग 8 साल चला है, 8 साल ममनुआ फंडिंग भी चला। अब आप ये देखें, जब वो हुकूमत में होता है तो उन केसों को वो चल ही नहीं सकता और वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो ही वो हुकूमत से गए और जिनके वो लाडले थे उनके लाड प्यार ख़त्म हुआ तो अब वो केसेस चलना शुरू हो गए हैं। यही हाल ओपोजिशन के केसेस का भी है, जो जिन पर बने थे जब वो हुकूमतों में थे तो वो केसेस नहीं बने, और उसके बाद फिर बाद में। लेकिन देखें अब नज़र आता है कुछ चीज़ें, ख्वाजा बरदरान का केस है, अदालतों ने कहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नज़र आया है, एहसन इकबाल साहब का केस है, नज़र आया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का केस है, राना सनाउल्लाह साहब का केस है, यानी कौम को भी नज़र आता है कि ये केस किस अंदाज में बनते हैं और किस पे नहीं बनते। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस है ना, फॉरेन फंडिंग वाला केस और तोशा खाना वाला केस, ये तो बहरहाल बड़े सॉलिड फैक्ट्स के साथ हैं और एविडेंस के साथ मौजूद हैं। हाँ, टेरियान वाला केस जो है, मैं उस केस के बारे में थोड़ा सा इसलिए ज़रा वो करता हूँ कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का कानून है वो ये कहता है कि मैरिज और उससे रिलेटेड ऑफ स्प्रिंग जितने भी बच्चे हैं वो इस्लामी कानून के मुताबिक रेगुलेट होंगे। अच्छा, इस्लामी कानून ये कहता है कि आपका बच्चा वही है जो निकाह के नतीजे में पैदा हुआ है, उसके अलावा आपकी औलाद नहीं है कोई। और जो डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं ना आजकल, गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट, वो तो बल्कि उल्टा इमरान साहब के हक में भी जाता है कि उन्होंने कहा ये मैं गार्डियन इसका नहीं हूं, किसी और को इसको गार्डियन बना दिया जाए, तो उनका शो करना भी जरूरी नहीं बनता था। तो ये एक बहरहाल है, ये कमजोर लगता है। क्या इसको खैर वैसे अदालती मामलात लेके आना या पब्लिक पॉलिटिकल डोमेन में लाना भी चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए था, इस पे भी हम डिबेट करेंगे। खान साहब आप ही से शुरू करते हैं। इनफैक्ट जैसे राना साहब भी कह रहे थे कि जी इदारे तो माजी में और जिस तरह के केसेस आपने बनाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है सारे लोगों की, अब इदारों को उन्होंने ठीक कर दिया है, जो इस्तेमाल था नैब का सियासी ख़त्म कर दिया गया है। आपके दौर में जो केस बने थे, राना सनाउल्लाह साहब की जो क्लासिकल एग्जांपल है सर, कितने के मंशियात, कहाँ गए वो चीज़ें, तो अगर थी कुछ तो आपके तो उस वक्त वज़ीर मुमलकत फरमाते थे तो उन्होंने खुद देखी वो सब चीज़ें, पेश करते अदालतों में, सजा दिलवाते थे, कुछ भी नहीं हुआ सर। अगर हम ये तस्लीम कर लें फ़रार साहब के पाकिस्तान में सारे केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे बने हैं, तो इसके फिर दो मतलब हैं कि या तो पाकिस्तान में आज तक करप्शन हुई नहीं, और या फिर यह है कि आज तक किसी पे केस बनाया ही नहीं गया सच्चा। देखें, लाइन ड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी है। पॉलिटिकल केसेस बनते रहे हैं इस मुल्क में, कोई जो गलत बात उसमें नहीं है, गलत है लेकिन सच है, ये होता रहा है। लेकिन बात यह है, जो आप मुझे एक सवाल का जवाब राना साहब से ले दें, आज ले दें, मैं आज उनके लीडर्स को ईमानदार मान जाऊंगा, सिर्फ ये बता दें जिस अपार्टमेंट में वो लोग रह रहे हैं लंदन में, वो है किसके, बड़े मियाँ साहब के हैं, बच्चों के हैं, किस बच्चे के, ये तो बता दें। इस सवाल का जवाब नहीं पूरी कौम को मिला। केसेस खत्म हो गए, नैब के लॉ चेंज हो गए, सारा कुछ हो गया। दूसरी बात ये है, रमजान शुगर मिल के अकाउंट में 16 अरब रुपए आता है, मानते हैं कि हमारे अकाउंट है, मानते हैं पैसा आया है, वो जवाब ही नहीं है, कहते हैं जी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि वो जो उन्होंने बयान हल्फी देके गए थे इसहाक डार साहब, क्या वो हकीकत नहीं था? जो केस को हाथ लगता है वो बंदे का वो इंतकाल हो जाता है। मतलब एक अजीबोगरीब सारे मामला अदालतों में सेटल हुए कर रहे हैं, सही नहीं वो जहाँ भी सेटल हुए। देखिए, और नैब के जो कानून है उसकी तरमीम से फायदा किसको हो रहा है? ये तो एक वैसे ही स्मोक स्क्रीन है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक बेनिफिशियरी आप हैं, आप देखें ना, प्रेस रिलीज जारी हो रही हैं, बताया जा रहा है कि हम जाके सुप्रीम कोर्ट में उसको कॉन्टेस्ट भी नहीं करेंगे जो अदालती फैसले। सर है तो बड़ी यूनिक एग्जांपल, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। देखिए, ये भी बड़ी यूनिक एग्जांपल है कि जिस जज को, अरशद मलिक को, मिसकॉन्डक्ट के ऊपर निकाला गया और जिस वजूहात की वजह से निकाला गया, उसके केस को नहीं ख़त्म किया गया जिस तरह की उसने जजमेंट दी। तो ये भी बड़ी यूनिक एग्जांपल है। मैं समझता हूँ बोगस केसेस का बोगस अंजाम, करप्शन ज़रूर है इस मुल्क के अंदर, और वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपको बताती है कि वो पीटीआई के दौर में सबसे ज़्यादा थी। जो 117 पे हम उसको लेके गए, वो 140 पे ले गए ये अपने दौरे हुकूमत के अंदर। तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट। और ये पिच क्या कर रहे हैं? पिच कर रहे हैं कि हमारी हुकूमतें करप्ट थी, जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पता नहीं 150 से 117 पे आई और इनके दौरे हुकूमत में 140 पे चलेगी।
तो हकीकत तो ये है कि फॉरेन फंडिंग के अंदर ये गिल्टी पाए गए हैं। हकीकत तो ये है कि तोशा खाना में करप्ट प्रैक्टिसेस के ये मुर्तकिब पाए गए हैं। 20 सेकंड्स रह गए, तो क्या आप कहें कि आप मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी जो केसेस है वो भी खत्म होने जा रहे हैं? ये इंडिकेटर्स मिल रहे हैं हमें क्विकली सर। नहीं, देखिए वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसके खिलाफ वो अपील नहीं फाइल कर रहे नैब वाले। उस जजमेंट में बुनियादी तौर पर तो वो केस खत्म हो गए हैं। इससे पहले भी आपने को देखा होगा हदैबिया पेपर जो केस था उसमें भी नैब ने अपील फाइल नहीं की थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती फिर दायर करवाई थी 10 साल बाद, लेकिन वो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ही ने उसको वो देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। नाज़रीन, आज का शो खत्म करते, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।